Hello everyone, I'm Ritika Bajpayee and you are watching Visionomics. So in the last session we have covered part 1 of Payment of Wages Act 1936, and in today's session I will cover the rest of the part. So before starting with the part 2, let's get the flashback of part 1. In part 1 we have basically covered short title, objective and applicability of act. In section 2 we have covered all the definitions like definition of employed person, employer, factory, wages, and in the section 3 we have covered responsibility for payment of wages, fixation of wage period in section 4, time of payment of wages in section 5, and wages to be paid in current coin or currency notes in section 6. Right. So I hope this much content is pretty clear to you all. If you have any queries or you have missed the last one session, you can go to the playlist and you can watch the session. Then come back and watch the part 2. Right. So now I'm going to start with the part 2. Today we will start with the section 7 because till section 6 we have covered in the part 1. So section 7 deals with the deductions which may be made from wages. अभी एम्प्लॉय को जो वेजेस मिलने वाली हैं उससे कितने तरह के डिडक्शंस किए जा सकते हैं. पहले क्या था, जब हमारा ये एक्ट नहीं आया था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इससे पहले एम्प्लॉय के वेजेस से एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से डिडक्शंस कर लेता था, जो कि कहीं ना कहीं जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता था. बट ये एक्ट आया और उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए कि पर्टिकुलर सो एंड सो रीजन के लिए ही आप डिडक्शन करोगे सैलरी से, अदरवाइज आप एम्प्लॉय की सैलरी से कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं करोगे. ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या डिडक्शंस थे. सबसे पहला है फाइन्स. ठीक है, अगर कोई भी फाइन लगा है, लेट फाइन लगा है, ऑफिस लेट आया है एम्प्लॉय, उस केस में या फिर और कुछ ऐसा उनका प्रोविजन पहले से पॉलिसी में है तो उसके फाइन्स का डिडक्शन होगा. डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर वो जितने भी आपके परमिटेड लीव्स है उससे ज़्यादा पेमेंट, उससे ज़्यादा लीव्स लेता है तो उस एब्सेंस के लिए डिडक्शन हो सकता है सैलरी का. नेक्स्ट इज डिडक्शन फॉर डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स और मनी विच इज एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन for custody where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default. अभी क्या हुआ कि एम्प्लॉयर ने कुछ गुड संभाल के रखने को दिए थे एम्प्लॉय को, या फिर कुछ मनी, कुछ अमाउंट दिया था, कैश दिया था एम्प्लॉय को संभाल के रखने के लिए, बट वो जो भी दिया था गुड्स या फिर मनी, उसका लॉस हो गया, वो खो गए, कोई नुकसान हो गया उनमें, और जिसमें डायरेक्ट जो मिस्टेक थी वो एम्प्लॉय की थी. तो क्योंकि एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस और एम्प्लॉय की डिफॉल्ट की वजह से लॉस हुआ मनी का या फिर गुड्स का, सो इन दैट केस डिडक्शन होगा एम्प्लॉय की ही सैलरी से. राइट. नेक्स्ट इज डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर और बाय गवर्नमेंट. अभी गवर्नमेंट ने या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसका डिडक्शन भी होगा सैलरी से. नेक्स्ट इज डिडक्शन फॉर सच एमिनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर. अगर कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज मीन्स कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपके सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, सो इन दैट केस उसका अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है सैलरी से. नेक्स्ट इज डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस. अगर कोई भी एडवांसेस दिए हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने सैलरी एडवांस दिया है, अगर एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट पड़ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसने बोला एम्प्लॉयर से कि ठीक है मेरी सैलरी नेक्स्ट मंथ आनी है, मुझे नेक्स्ट मंथ मत दीजिएगा, आप मुझे भी एडवांस दे दीजिए सो दैट आई कैन बियर माई नीड. राइट. तो इन दैट केस अगर कोई भी एडवांस दिया गया है और कोई डिडक्शन उसके लिए करना है तो एम्प्लॉयर कर सकता है सैलरी से. नेक्स्ट इज डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन एंड द इंटरेस्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ. अभी कोई लोन ले रखा है अगर एम्प्लॉयर ने कंपनी से, या फिर कोई लोन लिया है जिसका इंटरेस्ट पे करना है तो उसका डिडक्शन भी एम्प्लॉय की सैलरी से किया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन. अब अगर एम्प्लॉय की सैलरी से कोई इनकम टैक्स का डिडक्शन होना है तो टीडीएस से डिडक्ट होता है, वो डिडक्शन भी एम्प्लॉय की सैलरी से हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज डिडक्शन रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और द अदर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मेक सच ऑर्डर. ठीक है. अभी अगर कोर्ट का ऑर्डर है कोई डिडक्शन करने के लिए तो वो डिडक्शन भी एम्प्लॉय की सैलरी से हो सकता है. राइट. एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट. नेक्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कि अभी जो भी आप डिडक्शन तो करोगे, बता दिया इतना इतना करना है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा.
तो इन केस अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे 75% ऑफ द वेजेस मैक्सिमम डिडक्ट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर मंथ में, एंड इन अदर केसेस इट इज 50% ऑफ द वेजेस। ठीक है, अगर आपका डिडक्शन 50% से ज़्यादा जा रहा है तो आप उसे नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट करेंगे। उस पर्टिकुलर मंथ में आप जितना भी प्रोवाइडेड है डिडक्शन 75% एंड 50%, उससे ज़्यादा डिडक्शन आप नहीं करोगे बीइंग एन एम्प्लॉयर, राइट। Okay, so moving on to the next section. This is section 8, fines. तो फाइन्स की अगर हम बात करें कि कितना डिडक्शन होगा फाइन का, अभी यहाँ पे जो भी सेक्शन अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये डिटेलिंग है डिडक्शंस की। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि डिडक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें पहला ही था फाइन्स का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बेसिकली फाइन में आप कितना डिडक्शन कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कोई भी फाइन जो किसी एम्प्लॉयड पर्सन पे इम्पोज हुआ है वो तब तक आप सैलरी से डिडक्ट नहीं करोगे जब तक कि आप उस एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी नहीं दे देते अपना कॉज बताने की। ठीक है, कि आप कोई फाइन इम्पोज कर रहे हो तो पहले आप अपॉर्चुनिटी दो कि आपका एम्प्लॉय अपनी बात कह सके कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, राइट। एक्सप्लेनेशन देने का मौका आपको देना है, तो उसके बाद ही फाइन इम्पोज करना है, राइट, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी टोटल अमाउंट आपका है फाइन का वो किसी भी पर्टिकुलर वेज पीरियड में 3% ऑफ द वेजेस से एक्सीड नहीं होगा। ठीक है, 3% ऑफ द वेजेस को का आप मैक्सिमम फाइन इम्पोज कर सकते हो। देखो जो टोटल हमने पढ़ा ना अभी पीछे 75% और 50%, वो क्या है, वो सम टोटल है आपका सब कुछ मिला के, कि डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, फाइन का डिडक्शन, डैमेज का डिडक्शन, कोर्ट का ऑर्डर, मतलब सब कुछ मिला के वो 75% और 50% है। बट यहाँ पे जब हम स्पेसिफिकली केवल फाइन की बात करेंगे तो ये 3% ही होगा आपके वेजेस का, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए पर्टिकुलर वेज मंथ में, वेज पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नो फाइन शेल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स। अभी 15 ईयर से कम का कोई पर्सन आपके यहाँ अगर काम करता है इन केस, तो उसके ऊपर आप कोई भी फाइन इम्पोज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट और आफ्टर द 60 days फ्रॉम द डे ऑन विच इट वॉज इम्पोज्ड। देखो जब भी कोई फाइन इम्पोज हो गया उस दिन के 60 days की एक्सपायरी के बाद आप कोई भी फाइन का अमाउंट रिकवर नहीं करोगे। ठीक है, पहली बात यह है कि इंस्टॉलमेंट में फाइन नहीं रिकवर करोगे। दूसरी बात ये कि फाइन इम्पोज होने के बाद अगर 60 डेज हो जाते हैं तो आप उस फाइन को रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, रिकवर करना है तो 60 डेज मतलब कि केवल 2 वेज पीरियड है आपके पास फाइन को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसमें, ऑल फाइन्स एंड ऑल रियलाइजेशंस thereof shall be recorded in a register to be kept by the person responsible for the payment of wages। जो पर्सन पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपने पास एक रजिस्टर रखेगा जिसमें कि पूरा डेटा मेंटेन करेगा कि किस एम्प्लॉय के ऊपर कितना फाइन इम्पोज किया गया, किस वेज पीरियड में इम्पोज किया गया, क्या रीजन था जिसकी वजह से फाइन इम्पोज किया गया। सो the one who is responsible for the payment of wages is supposed to maintain a detailed register, right, जिसका कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो फाइन वाला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्शन 9 पे, डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अभी ड्यूटी से कोई एब्सेंट है एम्प्लॉय तो उसके लिए कैसे डिडक्शन करना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, deductions can be made only on account of absence of an employed person from the place or the places whereby the term of his employment he is required to work, and such absence being for the whole or any part of the period during which he is so required to work। देखो सिंपल सी बात है कि डिडक्शन आप तभी करोगे एम्प्लॉय के एब्सेंस का जब वो उस जगह से एब्सेंट होगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, और पूरे टाइम वो एब्सेंट रहा वहां से। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए आपको एम्प्लॉय नहीं दिखा अपने वर्क प्लेस पे, वर्क स्टेशन पे, तो आपने उसको जो है डिडक्शन ही लगा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर पूरे टाइम के लिए, ठीक है, या ऐसे टाइम के लिए वो एब्सेंट है जब उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तभी आप उस पर फाइन लगाओगे एब्सेंस का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन शेल इन नो केस एक्सीड द पीरियड फॉर विच ही वॉज एबसेंट।
बाय टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ही वाज रिक्वायर्ड टू वर्क। ठीक है, ये बोलता है कि जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए एम्प्लॉई अपने प्लेस से एब्सेंट था जब उसकी जरूरत थी, ठीक है, केवल उतने ही टाइम का आप डिडक्शन करोगे, बाकी आप डिडक्शन नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10 डील्स विद द डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। अभी डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस के लिए क्या रूल है? पहला है अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल नॉट इंक्रीज फ्रॉम लॉस और डैमेज कॉस्ट, कि जो भी आप अमाउंट ऑफ डिडक्शन करोगे वो उतना ही करोगे जितने का डैमेज हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका 2000 का डैमेज हुआ है और आपने 2500 का डिडक्शन कर लिया सैलरी से, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, केवल उतना ही डिडक्शन करना है जितना कि लॉस हुआ है आपका। सेकेंड पॉइंट, before making any deduction employee should be given an opportunity of showing cause against the deduction। अगेन वही पॉइंट है जो हमने फाइन में पढ़ा कि डिडक्शन करने से पहले आपको एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देनी है जिससे वो अपना एक्सप्लेनेशन दे सके कि किस वजह से ये पर्टिकुलर डैमेज या लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लास्ट पॉइंट, ऑल सच डिडक्शंस एंड रियलाइजेशंस thereof shall be recorded in a register to kept by the person responsible for payment of wages, same as we have discussed in under the fines section 8 कि एक पर्सन जो कि पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और उसमें सारा डिटेलिंग रखेगा। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 11। सेक्शन 11 की बात करता है डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अब ये पॉइंट बोलता है कि नो डिडक्शन शैल बी made from the wages of an employed person unless the house accommodation amenity or the service has been accepted by him as a term of employment। देखो, अभी कंपनी आपको हाउस अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है बट आपने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो उस केस में आपकी सैलरी से डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कंपनी का हाउस अकोमोडेशन यूज करोगे तभी आपकी सैलरी से उस हाउस अकोमोडेशन का अमाउंट डिडक्ट होगा। अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो आपकी सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, नेक्स्ट है सेक्शन 13A, मेंटेन ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। तो हर एक एम्प्लॉयर को क्या काम है कि वो रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा रिगार्डिंग ऑल द एम्प्लॉयज़, उनकी पूरी डिटेल, वो किस फंक्शन में काम कर रहे हैं, क्या कौन सी उनकी शिफ्ट है, क्या उनका वेज पीरियड है, कितनी उनकी सैलरी है, ठीक है, कितने यूजुअल डिडक्शंस होते हैं, सारी डिटेल एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखनी है एम्प्लॉयर को। देखो, दो रजिस्टर है यहाँ पे, एक बात हुई है डिडक्शन की, तो डिडक्शन जो फाइन का है और लॉस का है, डैमेज का है, वो डिडक्शन का जो आपका रजिस्टर है वो पर्सन बना के रखेगा जो पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और जो आपका मेन एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर बना के रखेगा जिसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 17 अपील। ठीक है, अभी जो इंस्पेक्टर वाला सेक्शन है वो मैं छोड़ रही हूँ, अभी आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले अपील डिस्कस कर लेते हैं। अभी अगर कोई अपील करी है किसी एम्प्लॉय ने, ठीक है, और उस तो अपील करने, अगर किसी एम्प्लॉय को अगर अपील करनी है या एम्प्लॉयर को, तो अपील करने के लिए जो टाइम पीरियड यहाँ पर डिसाइड है दैट इज 30 days ऑफ द डेट ऑन विच ऑर्डर इज मेड। कोई भी ऑर्डर आया, आपको अगेंस्ट अपील करनी है तो आप 30 दिनों के अंदर, ऑर्डर आने के 30 दिनों के अंदर अपील कर दीजिए। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अलग अलग एक्ट्स के रेफरेंस में कि इस पर्टिकुलर एक्ट में अपील कितने दिन में कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एक्ट में अपील कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में अगर आपको अपील करनी है तो आपको ऑर्डर आने के 30 दिनों के अंदर करनी पड़ेगी। राइट, नेक्स्ट है सेक्शन 17A, कंडीशनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। देखो, प्रोविजन क्या है यहाँ पे कि जो भी पर्सन, जो या तो एम्प्लॉयर या फिर जो पर्सन पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके प्रॉपर्टी अटैच्ड होगी या नहीं। तो देखो, कोर्ट डायरेक्टली इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि आप प्रॉपर्टी अटैच कर दीजिए, बट इन केस आपके पेमेंट में काफ़ी डिले होने के चांसेस हैं तो उस केस में कोर्ट आपके प्रॉपर्टी का अटैचमेंट भी कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड अ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है ये इंस्पेक्टर के बारे में है। सेक्शन 14 में इंस्पेक्टर के बारे में डिफाइन किया गया है। तो हमें क्या याद रखना है कि अपॉइंटमेंट जो हो रहा है यहाँ पे वो सेक्शन
14 के अंडर में हो रहा है। और सेम जो इंस्पेक्टर है वो आपका, देखो पॉइंट मेंशन है, एन इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज अपॉइंटेड अंडर subsection 1 of section 8 of Factories Act 1948 shall be an inspector for the purpose of this act। ठीक है, तो जो भी पर्सन फैक्ट्रीज एक्ट में अपॉइंट होगा वही पर्सन यहाँ पे भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी एज अ इंस्पेक्टर वर्क करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट in respect of all persons employed upon a railway otherwise than in a factory to whom this act applies। ठीक है, अभी क्या बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए या फिर रेलवेज के लिए अदर देन अ फैक्ट्री, ठीक है, बाकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल है अलग से भी इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं पावर ऑफ इंस्पेक्टर पे, जो कि मोर और लेस सेम ही होती है हर जगह पे। फर्स्ट पॉइंट है मे मेक सच एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी एज ही थिंग्स फिट। तो इंस्पेक्टर को जहाँ भी लगता है कि उसे एग्जामिनेशन करना है फैक्ट्री में या प्रमाइसेस में, जहाँ फिर कोई इंक्वायरी करनी है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट है विथ सच असिस्टेंस इफ एनी एज ही थिंग्स फिट एंटर इंस्पेक्ट एंड सर्च एनी प्रमाइसेस। अगर उसे लगता है तो वो किसी पर्सन को साथ लेके किसी भी प्रमाइसेस में एंटर कर सकता है, उस प्रमाइसेस को इंस्पेक्ट कर सकता है, चाहे वो रेलवे हो चाहे फैक्ट्री हो। ठीक है, कहीं भी जा सकता है, बस क्या शर्त है कि आपको रीजनेबल टाइम के अंदर जाना है, जो भी वर्किंग आवर्स होंगे उसमें जाना है, और जो भी ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का उसे कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है सुपरवाइज द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड अपॉन रेलवे और इन अ फैक्ट्री। किसी भी रेलवेज में के इस्टेब्लिशमेंट में या फिर किसी भी फैक्ट्री में जो पेमेंट ऑफ वेजेस हो रहा है उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसे देखने के लिए इंस्पेक्टर जा सकता है। नेक्स्ट, रिक्वायर बाय अ रिटन ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ सच प्लेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ एनी रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन इन परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्ट। अभी जो इंस्पेक्टर है उसके पास एक पावर है कि वो एक रिटन ऑर्डर इशू कर दे एम्प्लॉयर को और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे उससे रजिस्टर या रिकॉर्ड्स को मंगवा सकता है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है सीज और टेक कॉपीज ऑफ सच रजिस्टर और डॉक्यूमेंट और पोर्शन देयर ऑफ एज ही मे कंसीडर रेलिवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अभी अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई भी रजिस्टर या डॉक्यूमेंट की उसे कॉपी चाहिए या वो डॉक्यूमेंट को ही सीज करना चाहता है, कोई ऑफेंस हुआ है जिसके लिए उसे चाहिए सारे डॉक्यूमेंट, तो उसके पास पावर है कि वो या तो डॉक्यूमेंट्स को सीज कर ले या तो फिर उनकी कॉपी एम्प्लॉयर से बोल के ले ले, अपने पास रख ले। ठीक है, एंड लास्ट है एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे कि हर एक एक्ट में लिखा होता है कि कुछ डिफाइंड पावर्स हैं, बट इसके अलावा भी अगर कोई पावर उसको बताया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पावर्स बताएगी एक्स्ट्रा, तो वो उनको भी एक्सरसाइज करेगा। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट आपका जो सेक्शन है, वो है पेनाल्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिए है ना रोज, ये बेसिकली अलग अलग आपकी पेनाल्टीज हैं आती हैं, बट कॉमन इन सब में क्या है कि जो फाइन है आपका दैट इज मिनिमम 200 रुपीज एंड मैक्सिमम 1000 रुपीज। ठीक है, तो हमें केवल प्रोविजन याद रखने हैं, पेनाल्टी कॉमन है सारे प्रोविजन के लिए, मिनिमम 200 मैक्सिमम 1000। पहला क्या है, हुएवर, पहले तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पढ़ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन जो भी करेगा उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। प्लस इन एडिशन टू दैट अगर कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला गया है या फिर उसको मेंटेन नहीं किया गया है, एम्प्लॉयर ने मेंटेन नहीं किया गया है या तो उसको फर्निश नहीं किया है इंस्पेक्टर को, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ केसेस लिखे हैं, लाइक इफ ही फेल्स टू मेंटेन सच रजिस्टर और रिकॉर्ड और he willfully refuses or without lawful excuse just neglects to furnish such information or return or willfully furnishes or causes to be furnished any information or return which he knows to be false। अभी पता था कि इंफॉर्मेशन गलत है बट स्टिल उस इंफॉर्मेशन को फर्निश कर दिया गया ये बोल के कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये सारे ऑफेंसेस हैं और इन ऑफेंसेस के लिए फाइन है, पेनाल्टी है, दैट इज 200 to 1000 रुपीज। नेक्स्ट जो रो है आपका लास्ट रो, इसमें भी यही लिखा हुआ है। कुछ दूसरे ऑफेंसेस हैं लाइक इफ विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। अभी इंस्पेक्टर को जानबूझ के रोका जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है
कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल ना कर पाए, मतलब फैक्ट्री में एंटर ना कर पाए या वो डॉक्यूमेंट्स चेक ना कर पाए, ऐसा कोई ऑफेंस किया जाता है तो भी वहाँ पे पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट है रिफ्यूजेस और विलफुली नेग्लेक्ट टू अफोर्ड एन इंस्पेक्टर एनी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर मेकिंग एंट्री, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, सुपरविजन और वॉट एवर। लाइक अगर कोई भी इंस्पेक्टर आया है आपकी फैक्ट्री में, आप उसको आने से रोक रहे हो, उसकी एंट्री में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या फिर नेग्लेक्ट कर रहे हो सिंपली कि होगा इंस्पेक्टर आया होगा, आई डोंट नो, ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर आप उसे इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहे हो, आप एग्जामिनेशन नहीं करने दे रहे हो, सुपरविजन में प्रॉब्लम कर रहे हो, सो ऐसा अगर कोई भी ऑफेंस है, इन दैट केस एम्प्लॉयर हैव टू बेयर द पेनाल्टी। And last one is willfully refuses to produce on demand of an inspector any register or other document kept in pursuance of this act। ठीक है, सिंपल है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या रजिस्टर मांगा है इंस्पेक्टर ने बट जानबूझ के आपने विलफुली रिफ्यूज कर दिया उसे प्रोड्यूस करने से, ठीक है, देन ऑल्सो you have to bear the penalty, right? So this was all about the Payment of Wages Act 1936। we have covered this act in two parts, part 1 and part 2। अगर आपने part 1 watch नहीं किया है so go to the playlist and watch the part 1, and after that watch part 2 as well। if you are having any queries or any of the doubts regarding any of the question or any of the provision, you can simply put it on comment box and I will answer your each and every question, right? So keep watching and keep learning. Thank you everyone. Stay safe and stay healthy.